Assalamu alaikum. Today we are going to start the chapter of cell structure and function, and we are going to solve the MCQs from KIPS series. So moving towards the first MCQ of the day. जी हमारा पहला MCQ है कि the layers of cellulosic fibers in cell wall are arranged with each other at. हमने एंगल बतानी है कि सेलुलोज के जो फाइबर्स हैं वो किस एंगल में एक दूसरे से अरेंज होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट एंगल। यानी कि ये जो सेलुलोज के फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के दरमियान 90 डिग्री के एंगल बनाकर अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। अच्छा, सेलुलोज के फाइबर्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो सेलुलोज के जो फाइबर्स हैं वो सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल वॉल? प्रोकैरियोटिक सेल वॉल से कौन सी चीज़ रिलेट करती है? तो ऑप्शन ए है म्यूरिन। आपको एक चीज़ बता दूं कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर से बनी होती है, जिसे हम पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। अच्छा, पेप्टिडोग्लाइकन का हम दूसरे अल्फाजों में जो नाम लेते हैं वो म्यूरिन है। सो अगर देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं सही हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी देख लें तो ऑल ए बी सी, तो हम डायरेक्टली जो है ना ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। अगर सपोज कर लें कि हमें ऑप्शन बी के बारे में ज़्यादातर नॉलेज नहीं है तो हमें एक चीज़ पता है कि भाई ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो अगर ऑप्शन डी में हमें ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन गिवन है तो हम डायरेक्ट वहाँ पर टिक कर देंगे। फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ कि सर्कुलस क्या चीज़ होती है। ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो सेल वॉल होता है वो पूरा कवर्ड होता है एक ह्यूज मॉलिक्यूल से, जिसे हम सर्कुलस का नाम देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ एब्सेंट इन सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सी चीज़ है जो कि सेकेंडरी सेल वॉल में एब्सेंट है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको एक चीज़ बताएं कि सेल वॉल 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो दरमियान में इनके होती हैं वो होती है मिडल लैमेला। तो प्राइमरी जो आपकी सेल वॉल होती है उसमें ज़्यादातर अमाउंट सेलुलोज, उसके अलावा एक हेमी सेलुलोज का मॉलिक्यूल होता है जिसे हम पैक्टिन कहते हैं। ये पैक्टिन का जो मॉलिक्यूल है ये आपको प्राइमरी सेल वॉल में मिलेगा, जबकि बाकी जो आपको दूसरे ऑप्शंस में चीज़ें नज़र आ रही हैं, सिलिका हो गई, वैक्स हो गई या क्यूटिन हो गई, ये आपके सेकेंडरी सेल वॉल में मौजूद होता है। नेक्स्ट MCQ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन। अच्छा जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन मॉलिक्यूल्स इन मेम्ब्रेन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स एक्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है ऑल टाइप्स ऑफ सेल। ऑल टाइप्स ऑफ सेल से मुराद कि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स की बात की गई है। अच्छा, नीचे के दी ऑप्शंस में से वो चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है जो कि या तो प्रोकैरियोटिक सेल में हो या तो यूकैरियोटिक में हो, दोनों में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए में ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ये दोनों में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक हो आपका सेल या आपका सेल जो है यूकैरियोटिक हो, दोनों सूरतों में आपको ग्लोब्यूलर प्रोटीन मिलती है। दूसरी चीज़ ट्रेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी उन दोनों की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। और ऑप्शन डी में फॉस्फोलिपिड, ये अगेन दोनों में पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो। जबकि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपको सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी। ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में लगा हुआ होता है जो कि स्टेबलाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। अच्छा जी, आई होप कि ये 4 MCQ आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं 5th MCQ की जानिब।
अच्छा जी, फिफ्थ एमसीक्यू हमारे पास, हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो रीजन्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होता है जो कि, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक जो वाटर हेटिंग होता है। अच्छा, वाटर लविंग जो पोर्शन होता है वो पोलर इन नेचर होता है, जबकि हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो होता है वो नॉन पोलर इन नेचर होता है। वाटर हेटिंग होता है यानी कि फैट सॉल्युबल होता है। अच्छा, उसकी हमने लोकेशन बतानी है, कहाँ मौजूद होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देख लें, इनर कोर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाइड्रोफोबिक पार्ट इनर कोर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लोकेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस में चार स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने किसी एक स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। अच्छा, फ्लूइड मोसेक मॉडल के हिसाब से जो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फो बायोलिपिड लेयर की बनी हुई होती है, जिसमें प्रोटीन्स जो है एम्बेड किए होते हैं, लगे हुए होते हैं। तो हमने वही ऑप्शन देखना है यहाँ पर। ऑप्शन ए देख लें, फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर। मोनोलेयर की बात ही नहीं हो रही है भाई, मैंने बताया कि बाई लेयर, फॉस्फो बाई लेयर होनी चाहिए, दो लेयर्स होनी चाहिए फॉस्फो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। या ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन बी देख लें, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन, ये वाली चीज़ करेक्ट है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों भी गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। ट्राइग्लिसराइड की कोई भी लेयर नहीं होती, लेयर होती है तो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। अच्छा जी, सेवेंथ एमसीक्यू, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन विथ लिपिड प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड आर ओरिएंटेड। हमने इस क्वेश्चन में ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन की लोकेशन बतानी है और किस तरह वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अरेंज किए होते हैं वो भी हमने बताना है। तो क्वेश्चन 7 के ऑप्शंस देख लेते हैं। टुवर्ड्स इनसाइड, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनर कोर की तरफ आपको फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल मिलता है, उसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो मिलता है। सो टुवर्ड्स इनसाइड तो नहीं होगा। टुवर्ड्स इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड नहीं हो सकता, आउटसाइड हो सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, टुवर्ड्स आउटसाइड। यहाँ पर फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल और उसके अलावा उसके ऊपर जो उनका हेड रीजन होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड रीजन होता है वहाँ पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एट्थ एमसीक्यू हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर तीन ऐसे ऑप्शन हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसी भी एनिमल सेल मेम्ब्रेन का, बट यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन भी है जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है एनिमल सेल मेम्ब्रेन का, यानी कि किसी और की सेल मेम्ब्रेन या किसी और पार्ट का वो फंक्शन है। तीन ऐसे फंक्शंस यहाँ पर गिवन है जो कि सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है। तो वन बाय वन देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन ए, प्रोवाइड्स मैकेनिकल शेप, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एज अ आउटर लेयर इन एनिमल सेल यहाँ पर एक सेल को मैकेनिकल शेप भी प्रोवाइड करती है। ऑप्शन बी, रेगुलेट पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है तो रेगुलेट भी करती है मॉलिक्यूल्स के आने जाने को, बाहर सेल से बाहर आने और सेल के बाहर और अंदर जाने के लिए इन चीज़ों को भी रेगुलेट करती है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास, मेंटेन सेलुलर होम्योस्टेसिस, बिल्कुल सेलुलर जो एनवायरनमेंट है अंदर वाला उसे भी ये मेंटेन करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। अच्छा, ऑस्मोटिक लाइसिस कौन सा वो पार्ट है जो कि ऑस्मोटिक लाइसिस को प्रिवेंट करता है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, सेल वॉल,
सेल वॉल वो पार्ट है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल को लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन होने से या ब्रस्ट होने से प्रिवेंट करता है। तो चूँकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, तो ये एनिमल सेल मेम्ब्रेन का करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। अच्छा जी, विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ रिसेप्टर साइट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने वो मॉलिक्यूल बताना है जो कि एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर साइट, यानी कि कोई भी हार्मोन, कोई भी मॉलिक्यूल आकर उस पॉइंट पर बाइंड करके कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाता है। तो हमने उस रिसेप्टर जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल बाइंड करता है वो चीज़ बतानी है या वो मॉलिक्यूल का नाम बताना है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ जो जो मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर साइट्स को बनाते हैं हम उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये दर हकीकत कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का मिक्सचर होता है, जो कुछ ऐसे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे हुए होते हैं और एक्ट करते हैं एज अ रिसेप्टर साइट। 10th MCQ, विच स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सेलुलर लाइफ। अच्छा, ये जो MCQ है ये आपके पंजाब के टेक्स्ट बुक से लिया गया है और वहाँ पर एक सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है कि सेल मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चर है जो कि सेलुलर लाइफ के लिए तमाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 11। अच्छा, क्वेश्चन 11, पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द सेल आर ऑफन लाइक। अच्छा, तो एक चीज़ बता दूं आपको, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसे हम सेल साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट जिसका नाम यहाँ पर मेंशन है पेरिफेरल पार्ट, और दूसरा पार्ट जो कि होता है वो होता है सेंट्रल पार्ट, वो होता है आपका सेंट्रल पार्ट। अच्छा, ये इन दोनों में या तो आपका मतलब इन दोनों में या तो सॉल्यूशन मौजूद होगा या तो जेल मौजूद होगी। अच्छा जी, तो साइटोप्लाज्म के ये दोनों पोर्शन, सॉल्यूशन वाला पोर्शन और आपका जेल वाला पोर्शन, दोनों साइटोप्लाज्म में कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हैं। तो साइटोप्लाज्म का जो पेरिफेरल पार्ट होता है ना, वो होता है जेल लाइक, जबकि सेंट्रल पार्ट जो होता है उसका वो होता है सॉल्यूशन लाइक, और दोनों पार्ट्स मिलकर साइटोप्लाज्म की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है, पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द सेल आर ऑफन लाइक, दे आर ऑफन लाइक जेल। ओके, नेक्स्ट MCQ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील्स कंटेंट्स DNA एक्सेप्ट। अच्छा, सेल के अंदर मैं आपको कुछ ऑर्गेनील्स के नाम बताता हूँ जहाँ पर आपका न्यूक्लियस पाया जाता है या कोई भी हेरिडिटी मटेरियल पाया जाता है, पर एक उनमें से जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है न्यूक्लियस। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर DNA मॉलिक्यूल मिलता है, पर ऐसे दो ऑर्गेनील्स और भी हैं जहाँ पर DNA का मॉलिक्यूल आपको मिलता है, और वो जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। तो उनमें पहला ऑप्शन देख लें, पहली चीज़ पहला ऑर्गेनील देख लें वो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा सेकेंडली क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस के अलावा ये दोनों ऐसे ऑर्गेनील्स हैं जिनमें DNA का मॉलिक्यूल मौजूद होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि DNA का मॉलिक्यूल किन किन ऑर्गेनील्स में पाया जाता है। तो मोस्ट प्रोमिनेंटली न्यूक्लियस, देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, यहाँ पर इन तीनों में DNA मॉलिक्यूल पाया जाता है, सिवाय राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स में कोई भी DNA मॉलिक्यूल नहीं मिलता। इसके अलावा राइबोसोम्स के अंदर आपको rRNA का मॉलिक्यूल मिलता है, उसके अलावा आपको प्रोटीन्स मिलती हैं। ओके देन, नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। 13th MCQ हमारे पास, 40S is a smaller ribosomal subunit associated with dash। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं,
जो हमारे यहाँ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो पाया जाता है 70 स्वेडबर्ग का। और जबकि यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो सेल में अंदर राइबोसोम्स होते हैं वो 80 एस के पाए जाते हैं। अच्छा, इनमें भी एक छोटा वाला सब यूनिट होता है, एक बड़ा वाला सब यूनिट होता है। जो 70 एस जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं हमें राइबोसोम्स, उनमें जो छोटा वाला सब यूनिट होता है वो वो होता है 30 स्वेडबर्ग का, जबकि बड़ा वाला जो होता है वो आपको 50 स्वेडबर्ग का नज़र आता है। 80 स्वेडबर्ग आपको यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स में ये मिलेगा। अच्छा, तो 80 स्वेडबर्ग में भी एक छोटा वाला सब यूनिट होता है और एक बड़ा वाला सब यूनिट होता है। जो छोटा वाला सब यूनिट होता है वो होता है 40 स्वेडबर्ग का, जबकि जो बड़ा वाला होता है वो 60 स्वेडबर्ग का होता है। तो ये चीज़ बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है 40 स्वेडबर्ग का। 40 स्वेडबर्ग का स्मॉलर सब यूनिट किस में मिलेगा आपको? आपको उसी सेल में मिलेगा जो सेल आपका यूकैरियोटिक होगा। तो हमने यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल देखना है। ई कोलाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया आपके यहाँ प्रोकैरियोट्स हैं। यीस्ट जो कि एक फंगस है, यीस्ट यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि यीस्ट में फंजाई आ जाता है और फंजाई आपकी यूकैरियोटिक है। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम ये भी नहीं हो सकते, बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक। देन ट्रिपानोमाप्लाइडम, अगेन these are bacteria and bacteria are prokaryotes. 14th MCQ, identify non-membranous organelles from the following. अच्छा, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल्स होते हैं ना, वो सिर्फ दो तरह के ही आपको सेल में मिलेंगे। एक होंगे सेंट्रियोल्स और दूसरा होंगे राइबोसोम्स। तो यहाँ पर या तो सेंट्रियोल आपके ऑप्शंस में गिवन होगा या तो राइबोसोम्स गिवन होगा। तो मुझे ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ राइबोसोम नज़र आए, तो यहाँ पर राइबोसोम्स आपके करेक्ट आंसर में शामिल है। Which of the following best describes the function of rough endoplasmic reticulum in eukaryotic cells? मोस्ट प्रोमिनेंट जो फंक्शन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अच्छा, यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन है, तीन ऐसे ऑप्शन है जो कि करेक्ट हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है ना, ऑप्शंस में जो स्टेटमेंट्स गिवन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप उन्हें थोड़ा दिमाग में बिठा लीजिएगा। जो आपके इम्यून सेल्स हैं जिसमें प्लाज्मा के सेल्स आ जाते हैं, इनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा अबंडेंस में होता है। ये चीज़ करेक्ट है, बिल्कुल ये चीज़ करेक्ट है। ऑप्शन बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एडिपोज टिश्यू। ये चीज़ देख लें, एडिपोज टिश्यू जो है आपके फैटी टिश्यूज है जहाँ पर फैट जाकर स्टोर करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रोमिनेंट फंक्शन था वो था सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रोमिनेंट फंक्शन होता है वो होता है लिपिड्स या फैट्स की सिंथेसिस। तो जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं जो कि फैटी बाय नेचर होते हैं, उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है बनिस्बत रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, मतलब क्वेश्चन के लिहाज से इनकरेक्ट होगा। अच्छा जी, सी देख लें, आरबीसीज लैक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज़ भी काम की, आप याद रख लें। और हेपेटोसाइट्स जो कि लिवर के सेल्स होते हैं उसमें दोनों मौजूद होते हैं, स्मूथ भी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ज़्यादा से ज़्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस सेल में पाए जाते हैं? दैट इज़ प्लाज्मा सेल। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। अ फंक्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर हमने एक ऐसा फंक्शन पॉइंट आउट करना है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म नहीं करता। तो आप याद रख लें
लिपिड्स की सिंथेसिस जिसमें आपके स्टीरॉइड्स आ जाए, स्टीरॉइड्स दे आर लिपिड्स बाय नेचर, सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। कैल्शियम स्टोरेज, बिल्कुल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोर करता है। और मैकेनिकल सपोर्ट इज यहाँ पर एक वाहिद फंक्शन है जो कि रफ और स्मूथ दोनों परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, एंजाइम सिंथेसिस। एंजाइम सिंथेसिस आपकी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अच्छा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे कौन से एंजाइम बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपने एक ऑर्गेनील का नाम सुना होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये वो एंजाइम्स है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है या सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, Which of the following organelle is associated with single membrane? हमने यहाँ पर एक ऐसे ऑर्गेनील को पॉइंट आउट करना है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, यानी कि उसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील्स हैं, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनील है। Next MCQ, which of the following function is performed by both types of endoplasmic reticulum? मैंने आपको वो जो क्वेश्चन नंबर 17 था उसमें ही आपको ये चीज़ मेंशन कर दी थी कि मैकेनिकल सपोर्ट वाहिद फंक्शन है जो कि दोनों आपके स्मूथ और आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों परफॉर्म करते हैं। Question 20, which of the following organelle is responsible for the production of the steroid hormone? steroid hormone कह लें या इन शॉर्ट आप समझ लें कि लिपिड्स की बात की गई है। क्यों? क्योंकि देख लें कि स्टीरॉइड्स जो होते हैं ना वो आपके लिपिड बाय नेचर होते हैं, तो ये चीज़ें मतलब ये जो लिपिड्स या ये जो फैट्स हैं कहाँ पर बनते हैं, ये बनते हैं आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, यहाँ पर हमने करेक्ट पेयर को मार्क करना है। डीएनए रेप्लिकेशन राइबोसोम, नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो उन्हीं ऑर्गेनेल्स में होगी जिसमें डीएनए पाया जाएगा। तो डीएनए आपका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो यहाँ पर राइबोसोम में चूँकि डीएनए पाया नहीं जाता तो डीएनए की रेप्लिकेशन भी इसमें नहीं होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्रिस्टी में एनारोबिक रेस्पिरेशन ये भी नहीं हो सकती क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके साइटोप्लाज्म में होती है। देन प्रोटीन सिंथेसिस होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल नहीं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। लिपिड की जो सिंथेसिस होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अच्छा जी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। मॉडिफिकेशन और होती है आपकी गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में पैकिंग आपकी किसी भी मॉलिक्यूल की पैकिंग, उसके अलावा कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कुछ गोल्जी बॉडी में या गोल्जी एपरेटस में बनते हैं। उसके अलावा सीक्रेशन और मॉडिफिकेशन भी गोल्जी एपरेटस का ही फंक्शन होते हैं। अच्छा जी, ये थे गोल्जी एपरेटस के कुछ फंक्शंस। अब बढ़ते हैं कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ की जानिब। क्वेश्चन 21 हो गया था, सो आई एम रिमूविंग इट। क्वेश्चन 22 देख लें। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स इनटू ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज द फंक्शन ऑफ, अगेन ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि प्रोटीन और लिपिड्स की जो मॉडिफिकेशन होती है वो होती है गोल्जी एपरेटस में। नेक्स्ट एमसीक्यू, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्जी एपरेटस का एक और फंक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद करने के हिसाब से भी, कि लाइसोसोम्स की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जबकि लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बनते हैं वो बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, लाइसोसोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, but the enzymes are prepared or are synthesized by rough endoplasmic reticulum.
जो लाइसोसोम के एंजाइम्स है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही फॉर्म होते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स टेक्स प्लेस थ्रू ऑर्गेनील्स इन विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर। यहाँ पर हमने ऑर्डर बताना है कि कोई चीज़ है, कोई प्रोटीन वगैरह है, वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू आउट सेल, या सेल के बाहर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हमने ये चीज़ बतानी है। तो आपको ये चीज़ बता दूं पहले ही कि जो प्रोटीन बनती है वो बनती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और उसके अलावा राइबोसोम में। तो यहाँ पर मुझे कहीं भी राइबोसोम नहीं आ रहा, तो आई विल सपोज कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन रही है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला ऑप्शन तो पहले ही रूल आउट कर देते हैं हम यहाँ से, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जस्ट लिपिड की फॉर्मेशन होती है, नॉट प्रोटीन की प्रोटीन की सेंसेस होती है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। तो या तो हमारा ऑप्शन ए, या तो सी, या तो डी करेक्ट होगा। लेट्स सी कौन सा करेक्ट है। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर प्रोटीन बनी है तो वो पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गुजरेगी, देन वो जो है ना गोल्जी एपरेटस की तरफ पहुंचेगी। तो डायरेक्ट जो है ना गोल्जी एपरेटस की तरफ नहीं पहुंचती। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। या तो ऑप्शन ए करेक्ट है या तो सी, देखते हैं। अच्छा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो प्रोटीन है वो बढ़ती है, देन इट मूव्स टुवर्ड्स गोल्जी एपरेटस, जहाँ पर वो मॉडिफाई वगैरह होती है और मॉडिफाई होकर एक अदद वेसिकल के अंदर जो है ना पैक हो जाती है, और वही वेसिकल आगे जाकर वो आपका मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे सेल की तरफ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन का मॉलिक्यूल पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होगा, देन इट विल मूव टुवर्ड्स गोल्जी एपरेटस थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर गोल्जी एपरेटस में पहुँचने के बाद वो एक अदद वेसिकल के अंदर बंद होकर देन इट मूव्स टुवर्ड्स अनदर सेल। लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं आज का। अच्छा, इसके मज़ीद एमसीक्यू हैं बट इंशाल्लाह उसकी अगली नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए हम 25 एमसीक्यूज़ को जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज मोस्ट अबंडेंट इन दोज एनिमल सेल्स विच एग्जिबिट फेगोसाइटिक एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पर जिन सेल्स की बात की गई है उनके मैं एक दो एग्जांपल्स दे ही देता हूँ कि हमने कुछ ऐसे एनिमल सेल्स के बारे में बताना है, वो सेल्स जो फेगोसाइटिक एक्टिविटीज़ करते हैं। उनमें आपके दो सेल्स आ जाते हैं, एक आपका न्यूट्रोफिल जो कि ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और इसके अलावा आपके दूसरे वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं इसमें मैक्रोफेजेस। तो ये दोनों ऐसे सेल्स हैं, ये दोनों ऐसे एनिमल सेल्स हैं जो कि फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये जो फेगोसाइटिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो एक अदद ऑर्गेनील की हेल्प से करते हैं, और वो उनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है वो ऑर्गेनील, क्योंकि उनका मेन फंक्शन ही फेगोसाइटिक एक्टिविटी करना है। तो हमने यहाँ पर एक ऐसे ऑर्गेनील को पॉइंट आउट करना है जो कि फेगोसाइटिक एक्टिविटी इन सेल्स को फेगोसाइटिक एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ग्लाइऑक्सीजोम बिल्कुल नहीं, ग्लाइऑक्सीजोम का ये काम नहीं है। देन लाइसोसोम, बिल्कुल लाइसोसोम का भी फंक्शन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन परफॉर्म करवाना है। तो न्यूट्रोफिल्स हो गए, आपके मैक्रोफेजेस हो गए, उनमें लाइसोसोम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ये थे आज के एमसीक्यूज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद इसके ही एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।